हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट। जो टॉपिक है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, उसके लिए। और ये हमारा पार्ट 5 है। तो आइए देखते हैं क्या है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है व्युत्क्रम अनुपात के नियम के लिए। तो देखिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यह नियम जर्मन वैज्ञानिक रिचर, जो वैज्ञानिक थे रिचर, उन्होंने दिया था सन 1792 में। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात या उसका पूर्ण गुणक अनुपात रहता है जिसमें वे एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। अब आपको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा कि हमने क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें ये जो नियम है वो समझ में आ जाएगा। इसको एक बार पुनः पढ़ते हैं। जो हमारा ये नियम है वो कहता है, जब दो तत्व यानी कि दो तत्व होंगे किसी तीसरे तत्व से दो तत्व किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात या उनका पूर्ण गुणक अनुपात रहता है जिसमें वे एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा आपको समझने में। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए। आइए हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल है, माना कि तीन तत्व जिसमें सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। तो हम यहाँ पे जल को लिख लेते हैं। जल का फॉर्मूला होता है H2O। जबकि सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी कि सल्फर S ऑक्सीजन O से क्रिया करके क्या बनाती है? SO2 बनाती है। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम H और O का अनुपात यहाँ पे हम निकालें तो H का भार होता है 1 और O का भार होता है, जो इनके परमाणु भार होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। O का भार होता है 16, क्योंकि O का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8, उसका डबल। इसी प्रकार से यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो होगा, सल्फ़र का भार होता है 32 और ऑक्सीजन का तो अभी आपने लिखा ही था, होता है 16। और 16 की यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 32, यानी कि ये भी 32 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन में H2 थे, तो यहाँ पे 1 ना रह के यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 ना रह के यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो अनुपात होगा वो होगा 2:16। अब देखते हैं आगे हमसे एग्जाम्पल में क्या कहा है। जबकि यहाँ से पढ़ते हैं, जबकि हाइड्रोजन तथा सल्फ़र। अब आप देखिए, ये है हाइड्रोजन और ये है सल्फ़र। थोड़ा सा हाइड्रोजन तथा सल्फ़र आपस में क्रिया करके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2S। अब हम यहाँ पे H और S का भार का अनुपात देखेंगे। तो हाइड्रोजन में जो अनुपात होगा वो होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, लेकिन है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2, इसलिए ये हो जाएगा 2 अनुपात। S का भार कितना होता है? 32। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और सल्फ़र का जो भी अनुपात है वही
जल में और सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन और सल्फर का जो अनुपात है, वही अनुपात हाइड्रोजन और सल्फर का किस में है? हाइड्रोजन सल्फाइड में। अब हम इस आधार पे क्या है नियम, हमारे लिए जो नियम दिया गया था वो नियम क्या था, अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो नियम था, जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यानी कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के, दो तत्व कौन से? हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग हैं। तीसरा तत्व कौन सा? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से संयोग करते हैं। संयोग कर लिया, यानी ये दो अलग अलग तत्व थे, इन्होंने एक निश्चित द्रव्यमान का जो तत्व था ऑक्सीजन, उससे संयोग किया, तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात या उसका पूर्ण गुणक अनुपात होता है। वही अनुपात से समझ लो, अभी पूर्ण गुणक का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से उससे कट जाए। तो वही अनुपात हुआ यहाँ पे, तो वही हुआ जो यहाँ पे है 2:32, 2:32, जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, यानी कि स्वयं मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्वयं एक दूसरे से संयुक्त हुए, वही अनुपात होगा या उसका पूर्ण गुणक अनुपात होगा। तो ये नियम इसमें कहा गया है। तो अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, इसमें लिखा है, माना कि तीन तत्व हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके मीथेन तथा जल बनाते हैं। यानी कि क्या बना रहे हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके, कार्बन यानी C और में हाइड्रोजन यानी H आपस में क्रिया करके बनाते हैं मीथेन यानी CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। तथा जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O बनाते हैं। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे कि CH4 में C और H का अनुपात क्या है और H2O में H और O का अनुपात क्या है। तो देखिए, C अनुपात H, तो यहाँ पे हो जाएगा C का होता है परमाणु क्रमांक 6, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12, और अनुपात H कितने यहाँ पे 4, तो 4 1 होता है H का, तो 1/4 यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार से अब हम देखेंगे H2O में, तो H2O में O को हम पहले लिख लेंगे, H को बाद में, क्योंकि H और H हम एक साथ लिखेंगे ऊपर नीचे, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो H2O में आप देखिए, O का अनुपात O का भार होता है 16 और H का जो भार होता है वो होता है 1, लेकिन है कितने H यहाँ पे 2, इसलिए ये हो जाएगा 2 × 1 2। अब देखिए आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जबकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन CO आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? CO2। तो इसमें अब देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, C और O में अनुपात निकाल लेंगे। C और O में अनुपात हो जाएगा, C का परमाणु भार होता है 12 और O का होता है कितना? O का होता है 16 और O है कितने यहाँ पे? O है यहाँ पे 2, तो 16 की 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 32। अब आप देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा था कि जब दो अलग अलग तत्व, यानी अलग अलग कौन से हैं, यहाँ पे हम आपका दूसरे पेन से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग तत्व कौन से हैं? C और O। अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तीसरा तत्व क्या है? H, इसका निश्चित द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे तो निश्चित नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 2। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निश्चित कर लेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे। तो हम इस पूरे में क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। जब 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 अनुपात 4। अब आप देखिए 4 यहाँ पे भी हो गया और 4 यहाँ पे भी हो गया, यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो बोला है कि निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में
किनके द्रव्यमानों में? जो अलग अलग तत्व थे, यानी C और O, इनके द्रव्यमानों में क्या होता है? वही अनुपात होता है जो कि उन दोनों का आपस में एक दूसरे में जो मिलके बने होते हैं, जिनमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे कितना है? C का कितना है? 12, और यहाँ पे कितना हो गया था? 32। तो अब आप देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड में जो C और O आपस में मिलके बने हैं वो कितना अनुपात हो गया उनका? 12:32। तो ये आपको यहाँ पे कहा गया है। इस जो व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, इसमें आपको यही समझाने की कोशिश की गई थी। आइए हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फर यानी S, हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन O, ये 3 तत्व हैं। तो ये जो सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको लेके हमने आपको ऊपर एग्जाम्पल दे दिया है। तो इसको अभी हम हटा के दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको इरेज कर दें पहले। तो आइए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 तत्व हैं, एक है कार्बन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। अब देखिए, ये सल्फर, इसको हम इस तरह से सीखते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब तो बन जाता है SO2, और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब बनता है CO2, और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब बनता है CS2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन सल्फाइड। तो अब आप इसको समझिए, इसमें लिखा है, हमारे नियम के अनुसार हम करेंगे कि 2 अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो 2 अलग अलग तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम लेंगे S और C, जो किससे क्रिया कर रहे हैं? O से क्रिया कर रहा है तो SO2 बना रहा है, और ये O से क्रिया कर रहा है तो CO2 बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इन दोनों में हम क्या करेंगे? इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो S अनुपात O और C अनुपात O हमें फाइंड करना है। इसको हम अब कलर चेंज करते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा? सल्फर का आपको द्रव्यमान पता है कि परमाणु क्रमांक होता है 16, तो उसका डबल यानी 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा कितना? उसका डबल यानी 16, और ऑक्सीजन है कितने? 2, तो 16 दूनी 32। इसी प्रकार से देखिए, कार्बन का होता है 12, परमाणु क्रमांक 6, उसका डबल परमाणु भार होता है यानी 12, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया? 2 का हो गया 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। तो अब आप देखिए कि 2 अलग अलग तत्व एक तीसरे तत्व जो एक समान है उसके निश्चित द्रव्यमान निश्चित है यहाँ पे दोनों के 32 से संयोग करता है। तो क्या होता है? जब वे दोनों अलग अलग जो तत्व हैं वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, जब, यानी यहाँ पे जब किया था, देखिए इन दोनों ने आपस में संयोग किया था, तो जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो जो उनके बीच में जो द्रव्यमानों का जो अनुपात बनता है वो क्या होता है? इन दोनों का या तो जो आपस में है इनका या तो इनका पूर्ण गुणज होगा और या तो ये स्वयं ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये स्वयं है या इसका पूर्ण गुणज है। तो C अनुपात S में CS2 में हम C अनुपात S निकालते हैं तो देखिए क्या होगा। C होगा कितना? 12 अनुपात
C का 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार हो जाएगा 12। और S का कितना होता है? S का परमाणु भार होता है 32। तो अब यहाँ पे S कितने हैं? 2, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 64। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि हमको ये दोनों तो एक जैसे मिले नहीं, ये और ये, इनमें है 12:32 और ये हो गया 12:64। तो हम देखिए इसे कैसे करेंगे। तो देखिए हमने अपनी परिभाषा में एक लाइन जो पढ़ी थी उसमें लिखा था कि एक दूसरे का क्या होगा, उनके द्रव्यमान क्या होंगे, एक दूसरे के गुणक होंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या अर्थ है, देखिए अगर हम इसको और आगे इसको जो हम इसका अनुपात सरल करें तो ये कट जाएगा 1 बार में, तो ये हो जाएगा 1:1। इसी प्रकार से अगर हम इसको करें 12:32 को, तो ये हो जाएगा 4×3=12 और 4×8=32, यानी कि 3:8। एक ही पहाड़े से कट जाएंगे। यहाँ पे हम करें इसे तो ये हो जाएगा 4×3=12, यानी 4×3=12 और 4 से हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4×1=4 और 4×6=24, यानी कि 3:16। अब हम इन सभी को देखते हैं कि ये एक दूसरे के पूर्ण गुणक हैं या नहीं। तो देखिए हम लेते हैं, ये तो 1:1 है, तो इसको और इसको हम चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 3:8 को हम लिख सकते हैं 3/8 बराबर, और इसको हम लिखेंगे 3:3/16। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 1 बार में, और 8 से ये कैंसिल 2 बार में। तो ये पूरी तरह से इसको काट दिया, इसने डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे तो 1/1 बचा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/1 तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख देंगे, ये जो 1/2 हमारे लिए बचा है 1 और 2, तो हम इसे लिखेंगे 1:2। तो ये इसका हमारा, इससे हमें ये पता चल गया कि इसका अनुपात भी क्या है, ये पूर्ण गुणक है, और ये व्युत्क्रम अनुपात नियम को सत्य करता है, पुष्टि करता है उसकी। तो आपको यह नियम बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इसमें हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।